हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीटीपी की क्लास को हम आज कंटिन्यू करते हुए और आप लोग आखिर तक बने रहें। आप आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको बाकी क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से कह रहा है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसिक गतिविधियों को करती है। ये कदम किस लिए महत्वपूर्ण है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जेंडर वाइज से एक क्वेश्चन आपका आउट है पूरा, ठीक है। इसलिए इस पर अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाए रखिए और आपको केवल इंग्लिश में याद रखना है जेंडर वाइज, क्योंकि हिंदी में अलग अलग जो है नाम आते हैं इसके, ठीक है। इसलिए जेंडर वाइज आप लोग इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है। जेंडर वाइज को पहचानेंगे कैसे, हमें दोनों पक्षों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं बोलना है अगर कोई भी ऐसा ऑप्शन मिले जिसमें केवल एक पक्ष को तारीफ़ की जा रही है, यानी कि ऐसा कहा जा रहा है कि मैथ को केवल लड़के पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती हैं। प्लेन केवल लड़के उड़ा सकते हैं, लड़कियां नहीं उड़ा सकती हैं। लड़कियां केवल घर का काम कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते हैं। लड़कियां केवल झाड़ू लगा सकती हैं, लड़के नहीं लगा सकते हैं। जब भी कोई आपको ऐसा ऑप्शन मिले वो ऑप्शन आपका गलत होगा, ठीक है। तो इसी का जस्ट अपोजिट क्वेश्चन दे रखा है कि लड़का जो है घर का काम कर रहा है, लड़की बाहर के काम कर रही है। तो ये क्या है, कह रहा है ये जेंडर विविधीकरण को बढ़ाता है, ये बढ़ाता नहीं है, ठीक है, कम करता है। ये जेंडर पक्षपात को सशक्त नहीं बना रहा है, ये जेंडर रूढ़िवाद को समाप्त करता है, ये जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। देखो, ये जेंडर रूढ़िवाद को समाप्त कर रहा है। क्यों समाप्त कर रहा है, क्योंकि लड़की जो है बाहर का बिजनेस संभाल रही है और लड़का जो है अंदर घर का काम कर रहा है। तो यानी कि यहाँ पे जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त किया जा रहा है, यानी कि जेंडर वाइज को क्या किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और पूरा क्वेश्चन आ चुका है आपका, हार्वर्ड गार्डनर से संबंधित है। एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा, चाहे कूट में आए चाहे इस तरीके से आए, ठीक है। ऑप्शन में से तो आना ज़रूर है एक क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये भी आउट है हार्वर्ड गार्डनर से, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट पेपर में आए चाहे सेकंड पेपर में आए। कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। कह रहा है कि पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। तो जो गणितीय बुद्धि पाई जाती है ना, तो इसमें कौन सी, जिसमें गणितीय बुद्धि पाई जाती है तो इसमें कौन सी बुद्धि आ जाएगी, पैटर्न को खोजने वाली में गणितीय बुद्धि आ जाएगी। इसमें आ जाएगी आपकी गणितीय बुद्धि। ध्वनि ताल एवं शब्दों का अर्थ, यानी कि इसमें भाषिक बुद्धि आ गई। दृश्य स्थानिक परिवेश, यानी कि जिसके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है, यानी कि मूर्तिकार नाक को नाक की जगह ही तो लगाएगा। जोकर बनाएगा तब भी नाक को नाक की ही जगह पे बनाएगा, भले ही नाक को टेढ़ा बेड़ा कर दे लेकिन अपनी जगह पे ही लगाएगा। यानी कि जिसके लिए स्थान महत्वपूर्ण होता है उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है उसमें, ठीक है। कह रहा है कि संगीत में, यानी कि जिसके लिए सुर और ताल महत्वपूर्ण होते हैं उसके लिए कौन सी बुद्धि पाई जाती है, संगीतीय बुद्धि पाई जाती है, संगीतीय बुद्धि। फिलहाल आपको अपना उत्तर मिल गया होगा। गणितीय बुद्धि किसमें पाई जाएगी, जिसमें पैटर्न को खोजने की तर्क एवं लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता पाई जाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, ए। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर हम आगे बढ़ते हुए, और ये जीन पियाजे से संबंधित है। और जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और आपका कोहलबर्ग से 4 से 5 या 6 कभी कभी 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको तैयार करके चलें। डेली मैं 1 से 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस में ले रहा हूँ, तो आप लोग जो हैं टैग पार्ट जो उसकी हैं ट्रिक हैं इसकी तैयार करके चलती है। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की इस अवधि में विकसित होता है। कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष तक चलती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, और ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या 16 चलती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, तर्क चिंतन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। इसमें क्या होता है, शुरुआत हो जाती है। और विकसित किस में हो जाती है, अमूर्त चिंतन में, ठीक है, परिकल्पनात्मक चिंतन।
है ना, अमूर्त चिंतन, ये सब किस में आ जाता है, लास्ट वाली अवस्था में आ जाता है। यानी कि 13 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये भी देखो जीन पियाजे और बाइगोस्की कोलबर्ग से संबंधित है। कह रहा है कि एक्स के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभावों को समझना आवश्यक है। ठीक है, कह रहा है अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। ठीक है, सामाजिक अधिगम। लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया और 4 अवस्थाएं बताई और उन 4 अवस्थाओं की 2 उपअवस्थाएं बताई। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किससे प्रभावित होकर दिया, जीन पियाजे से प्रभावित होकर दिया। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और लेव वाइगोस्की ने हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। तो 14 का आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हुए, और हमारा क्वेश्चन नंबर 15 फिर भी जीन पियाजे से संबंधित है। कहता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को, यानी कि कक्षा 6 के 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। देखो कक्षा 6 से 8 अभी मैंने आपको बताया पियाजे की कौन सी अवस्था होगी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में संरक्षण आ जाता है ना, और केंद्रीकरण आ जाता है, और गणितीय क्रम परिपक्व हो जाता है, कार्यकाल इसमें आ जाता है, और तर्क की शुरुआत हो जाती है, तर्क चिंतन की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है केवल निर्धारण, मैंने बताया था आप लोगों को, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर सीटेट में आपको केवल शब्द मिलता है तो वो ऑप्शन आप काट दीजिए, केवल शब्द काट दीजिए, हतोत्साहित शब्द काट दीजिए, आपको आंसर अपने आप मिल गया। देखो अब एक बार फिर ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि केवल निर्धारित पाठ्यक्रम, कह रहा है जो केवल पाठ्यक्रम CBSE ने निर्धारित किया है केवल आप उसी पर रहना चाहिए, ऐसा है क्या। कह रहा है तार्किक बहस के लिए के प्रयोग को हतोत्साहित थोड़ा ना करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। कह रहा है कि अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग किया जाए, तो केवल मूर्त का नहीं किया जाएगा, और भी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है, ये बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो पहले तो आप ये लोग समझ लीजिए कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता क्या है। ठीक है, तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की क्या है, ये प्रणाली है। ठीक है, क्या है, ये एक प्रणाली है। ठीक, और जिसमें छात्र के विकास के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, है ना, छात्र के विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सारे के सारे सम्मिलित होते हैं। इसके अंतर्गत विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग किया जाता है। ये पाठ्य संबंधी योजना परीक्षा को समग्र अधिगम की ओर स्थापित करने का प्रयास करती है। ठीक है, अच्छा मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी है, क्वेश्चन भी बड़े हैं, तो यहाँ पर थोड़ा पीछे हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। जो मैं बोल रहा हूँ आप लोग 2-3 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना हो सकता है। अभी मैंने बताया, क्योंकि अभी मैंने बोला था आप लोगों को, ओरल सुना था आप लोगों ने। कह रहा है केवल संरचनात्मक, मैंने बताया केवल शब्द वैसे भी गलत है, तो केवल संरचनात्मक आकलन का प्रयोग नहीं करना है, संरचनात्मक के साथ साथ संकल्पनात्मक का भी प्रयोग करना है, यानी कि ये भी गलत हो गया। क्या यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है ना तो संरचनात्मक का करो ना ही संकल्पनात्मक का करो। देखो ये भी कट गया। अगर हमें, देखो मैंने पहले भी बताया, अगर आपको ऑप्शन निगलेक्ट करना आते हैं तो आप लोग सीटेट आराम से पास कर सकते हो। अगर हमें आंसर नहीं भी पता है तो हम गलत ऑप्शन काट कर आंसर निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विविध प्रकार के रणनीतियों का प्रयोग करते हुए संरचनात्मक एवं संकल्पनात्मक आकलन का प्रयोग करना, यानी कि ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, सतत मूल्यांकन का मतलब होता है जो लगातार मूल्यांकन करना। सतत का मतलब ये भी होता है कि निदान का पता लगाना, उसके बाद उपचार करना। ठीक है, सतत मूल्यांकन जो होता है ये साल में नहीं होता, ये क्या होता है हफ्ते, महीने, 15 दिन में सतत और समग्र मूल्यांकन कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, ज़्यादातर इससे हम निदान का पता लगाते हैं और उसके बाद उसका उपचार करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसको क्या कहते हैं। कह रहा है विविधीकरण, समावेशन, सामाजिकरण या मुख्य धारा से जोड़ना। देखो मुख्य धारा से नहीं जोड़ना, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा है। ये क्या हो जाएगा, देखो समावेशन भी नहीं होगा, प्याजे का शब्द है, विविधीकरण। यहाँ पे विविधीकरण की बात कोई क्या कर रही है, कह रहा है कि आदतों, कौशलों तथा अभिप्रेरणा को विकसित कर रहा है और समाज का जिम्मेदार क्रियाशील सदस्य बनने के लिए, है ना, बनाती है। तो वो सामाजिकरण है हमारा, क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। एक क्वेश्चन ये बेटा आपका आउट है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि वंशानुक्रम और वातावरण से, एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी या नेचर या नर्चर, ये ऑप्शन इंग्लिश में हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, या तो नेचर या नर्चर दिया होगा, या एनवायरनमेंट या हेरिडिटी दिया होगा, या तो फिर अनुवांशिकी या वातावरण दिया गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इंग्लिश में ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिसमें एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी यानी कि नेचर या नर्चर दोनों चीज़ें इंक्लूड हो। अगर केवल एक की बात की जाएगी तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है, रिवीजन हो गया होगा आप लोगों का। जो बच्चे हमसे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं उनकी काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है, तो उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, आनुवांशिकता और पर्यावरण। ठीक है, कह रहे आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करती है, हो सकता है। फिर कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र, देखो आ गया, मैंने बताया था अगर सीटेट में आपका एकमात्र आ जाता है, सिर्फ आ जाता है, केवल आ जाता है, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन हमारा यहाँ से गलत हो गया, आगे पढ़ लेते हैं। एकमात्र कारण अनुवांशिकता है, देखो मैंने बताया केवल अनुवांशिकता नहीं लेना, यहाँ से भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। परिवेशी प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं, कह रहे परिवेशी यानी कि यहाँ पे वातावरण ले लिया, ये भी गलत हो गया आपका। कह रहा है मानव विकास को ना तो अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है, देखो ये भी गलत हो गया। तो यानी कि आपका 18 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है ऑप्शन नंबर ए, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारा लास्ट है और लास्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट है सॉरी। तो कहता है कि एक प्रगतिशील कक्षा में, पहले तो मैं देखो कई बार बता चुका हूँ प्रगतिशील कक्षा कहते किसे हैं। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 ने बाल केंद्रित शिक्षा तथा प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है ना। तो 2005 जो आई थी हमारी नई शिक्षा नीति, तो उसमें प्रगतिशील शिक्षा को और बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया था। प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया गया है और एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रगतिशील शिक्षा प्रायः करके सीखने पर बल देती है, किस पर बल देती है, सीखने पर बल देती है ना। तो अब आ जाते हैं ऑप्शन की ओर। कह रहा है शिक्षा के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, देखो स्मरण करना आ गया यहाँ पे, ये गलत हो गया। कह रहे विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, मैंने अभी बताया था ना आपको ऑप्शन में, ओरली बोला था, क्या बोला था मैंने कि प्रगतिशील कक्षा में बच्चे को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया गया है, या एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की खुद रचना की जाती है, यानी कि बच्चा खुद करके सीखता है। प्रगतिशील कक्षा प्रायः किस पे बल देती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। नीचे पढ़ते हैं, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से नहीं सक्रिय रूप से होता तो ऑप्शन ठीक हो जाता। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है जिसमें शिक्षक बताता है, तो जो का सो हम कभी भी वापस नहीं कर सकते हैं ना, हम अपने विचारों को अपने हिसाब से व्यक्त करते हैं, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तेज़ी में आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन लेते हुए। और हमारा लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए हम
कह रहा है कि आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार ये बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लिए शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। यानी कि कोई एक तबका है सामाजिक वर्ग का, जिसमें एक शिक्षक उससे कह रहा है या कि आपकी जो वर्ग है उसके जो लोग हैं वो जो हैं निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं प्रमाणिक और रूढ़िवादिता आशंका को के प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो आप एक शिक्षक हैं तो क्या करना चाहिए। कह रहा है विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। हो सकता है, कह रहा है इस प्रकार की सरोकारों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। भैया आप टीचर हैं, आप अनदेखा नहीं करेंगे, ठीक है, उसकी कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। आपको क्या नहीं करना है, आपको उसको अनदेखा नहीं करना है। अगर आप अनदेखा करोगे तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा बच्चों को, है ना। और कह रहा है कि अब विभिन्न यहाँ पे अब नहीं होगा बेटा, यहाँ पे विभिन्न सामाजिक वर्गों की विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता नहीं करवाना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि गलाकाट प्रतियोगिता बच्चों के बीच में नहीं करवाना है। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्रों में शामिल करना है। ऐसा थोड़ी ना है बच्चा अगर दूसरे सामाजिक वर्ग से है तो आप उसकी पढ़ाई छुड़वा कर कोई काम में लगा देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। यानी कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चा निराश ना हो। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।